जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित जीव विज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि इसमें बायोलॉजी के सभी चैप्टर से आज आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का क्लास देखना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं दोस्तों कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक कहता है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों? कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक जो कि अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले जीवों का व्यवस्थित अध्ययन किया था दोस्तों। उनके कार्यों ने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी। किसने? कि अरस्तु ने आधुनिक जीव विज्ञान के नींव रखी थी। आधुनिक जीव विज्ञान के नींव कौन रखा था दोस्तों? तो वे अरस्तु थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी। क्या दोस्तों? कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वे थे दोस्तों रॉबर्ट हुक। क्या दोस्तों? रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी दोस्तों, पेड़ के छाल में। क्या दोस्तों? पेड़ के छाल में, जो कि दोस्तों रॉबर्ट हुक द्वारा यह खोजा हुआ कोशिका मृत कोशिका था। कैसा था? मृत कोशिका था दोस्तों। अगर बात करें जीवित कोशिका के बारे में दोस्तों, तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या दोस्तों? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें अगर हम कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत देने वाला थे दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान। कौन थे दोस्तों? स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। और कब किए थे? तो 1665 में। और कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। और बात करें जीवित कोशिका के, तो 1674 में लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था जीवित कोशिका। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों? कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। क्या? कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, जो कि एटीपी का काम है दोस्तों कि शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना। क्या दोस्तों? कि शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है दोस्तों। क्या करता है? इसका काम है क्या दोस्तों? ऊर्जा देना। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या दोस्तों? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं दोस्तों कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है और इसका वजन कितना होता है दोस्तों। तो मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि है जो कि यकृत है दोस्तों, और इसका वजन होता है दोस्तों 2.5 kg। कितना है दोस्तों? 2.5 kg। अगर यकृत के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह पीत का निर्माण करता है। क्या दोस्तों? यह पीत का निर्माण करता है दोस्तों। और यह विषैले पदार्थ को भी निष्क्रिय करता है। क्या दोस्तों? यह विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है, यानी कि भक्षण कर लेता है। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो पाचन और चयापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्या दोस्तों? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। क्या दोस्तों? और यह है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और मजबूत हड्डी भी इसी को कहते हैं दोस्तों। जांघ में पाया जाता है दोस्तों लंबी और मजबूत हड्डी है। क्या दोस्तों? लंबी और मजबूत हड्डी है।
और अगर बात करें दोस्तों कि मानव की सबसे मजबूत हड्डी के बारे में, तो वो हो जाता है दोस्तों कि जबड़े की हड्डी। क्या हो जाता है दोस्तों? जबड़े की हड्डी हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए, सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, यानी कि 5 की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या दोस्तों? कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है दोस्तों। यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। किसको? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है दोस्तों। इसमें लौह यानी कि आयरन होता है। क्या दोस्तों? आयरन होता है जिससे रक्त लाल दिखाई देता है। आयरन होता है जिससे रक्त लाल दिखाता है दोस्तों। और अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है दोस्तों, तो हो जाता है एनीमिया। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? एनीमिया, जिसे हम लोग बचपन में निमोनिया भी कहते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? क्या दोस्तों? कि सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है दोस्तों? तो है दोस्तों ओ नेगेटिव। क्या दोस्तों? ओ नेगेटिव। अगर बात करें ओ नेगेटिव के बारे में दोस्तों, तो ओ रक्त समूह में क्या होता है? ओ नेगेटिव रक्त समूह में ए बी और आर एच, क्या ए बी एंड आर एच एंटीजन नहीं होता है। क्या दोस्तों? ए बी एंड आर एच एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे अधिकांश लोगों को चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में इसका विशेष महत्व होता है दोस्तों। इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है दोस्तों, यानी कि सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो 7 का हो जाएगा उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, विटामिन सी क्या कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है दोस्तों स्कर्वी। क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। और अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो विटामिन सी है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है दोस्तों। और इसकी कमी से दोस्तों मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। इस रोग को स्कर्वी कहते हैं। क्या दोस्तों? कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। और इसका उपचार करने के लिए नींबू, संतरा और आंवला का सेवन करना चाहिए दोस्तों। किसका? नींबू, संतरा और आंवला का सेवन करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि मलेरिया किसके कारण होता है? क्या दोस्तों? मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और यह भी बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो मलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है दोस्तों, जो कि यह मादा, क्या दोस्तों? यह मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। इसके प्रमुख लक्षण है दोस्तों तेज बुखार और ठंड लगना। क्या दोस्तों? तेज बुखार और ठंड लग रहा है दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपको मलेरिया हो रखा है दोस्तों। अगर इसको नियंत्रण करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मादा एनोफिलीज यानी कि मच्छर से आपको नियंत्रण पाना होगा दोस्तों। और साफ सफाई पर आपको अधिक ध्यान देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि आनुवांशिकी, क्या दोस्तों? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक कौन है? क्या दोस्तों? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो है दोस्तों ग्रेगर मेंडल। क्या दोस्तों? ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में, क्या दोस्तों? मटर के पौधे पर प्रयोग किए। उन्होंने वंशागति के नियम बताए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में पाचन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दोस्तों? कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों।
और कह रहा है दोस्तों कि टालिन है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कि टालिन है जो कि स्टार्च को पचाता है या माल्टोज में बनता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम का स्राव अमाशय में होता है। क्या दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में, यानी कि तीनों है जो कि सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों पेप्सिन एंजाइम के बारे में, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो 12 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव हृदय के बारे में सही है? तो दोस्तों हृदय में 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। हृदय में 3 कक्ष होते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है दोस्तों। बात करें हृदय में, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, जो कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है दोस्तों। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हृदय में 4 कक्ष होते हैं तथा शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। क्या दोस्तों? शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो आरबीसी के मुख्य कार्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो आरबीसी में कौन सी पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाता है। क्या दोस्तों? यह फेफड़ा से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाता है, साथ ही कुछ मात्रा में CO2 वापस भी लाता है। क्या लाता है? CO2 वापस लाता है। कौन लाता है दोस्तों? आरबीसी लाता है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? एनीमिया, यानी कि निमोनिया, जो कि हम पीछे बता चुके हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आरबीसी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों कि गुर्दे यानी कि किडनी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों किडनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो किडनी के क्रियात्मक इकाई, क्या दोस्तों? किडनी के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या दोस्तों? नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों किडनी के क्रियात्मक इकाई को। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ हटाता है, इसकी प्रक्रिया में मूत्र बनता है। क्या दोस्तों? इसी प्रक्रिया से मूत्र बनता है दोस्तों। और किडनी का काम है दोस्तों शरीर में जल और लवण के बीच संतुलन बनाए रखना। क्या दोस्तों? शरीर में जल और लवण के बीच संतुलन बनाए रखना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है? क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो वह है दोस्तों इंसुलिन। क्या दोस्तों? इंसुलिन है जो कि अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्न्याशय से निकलता है दोस्तों। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? डायबिटीज। क्या होता है दोस्तों? डायबिटीज रोग होता है, यानी कि मधुमेह होता है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 का था दोस्तों कि पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों? पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है दोस्तों, जो कि होता है जाइलम द्वारा। जाइलम जड़ों से जल ऊपर तक पहुंचाता है दोस्तों। कहाँ से? जड़ से लेकर जल ऊपर तक पहुंचाता है दोस्तों पेड़ के। यह खनिज लवणों का भी परिवहन करता है दोस्तों। फ्लोएम है जो कि भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम है जो कि भोजन का परिवहन करता है दोस्तों। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है दोस्तों कि मलेरिया रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो हम लोग पहले पीछे बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग उसके आधार पर छाटिए। क्या होगा दोस्तों कि यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्तों कि मेंडल के अनुसार वंशागति का आधार क्या है? क्या दोस्तों? मेंडल के अनुसार वंशागति का आधार क्या है दोस्तों? तो वह है दोस्तों जीन। क्या दोस्तों? जीन है। वेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे दोस्तों, उन्हें फैक्टर्स का वर्णन किया। क्या दोस्तों? उन्होंने फैक्टर्स का वर्णन किया जिन्हें आज जीन कहते हैं। जिन्हें आज क्या कहते हैं? जीन। जीन है जो कि दोस्तों माता पिता के गुण को संतान में पहुंचाता है। जीन क्या करता है दोस्तों? माता पिता के गुण को संतान में पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19 का था दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे
होती है। क्या दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो वह है दोस्तों कि उत्पादक, किसके द्वारा? उत्पादक। उत्पादक है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों कि उत्पादक यानी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं उत्पादक किसको कहते हैं दोस्तों? हरे पेड़ पौधे को। किसको? हरे पेड़ पौधे को। तो जो कि दोस्तों हरे पेड़ पौधे हैं जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। इसलिए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है दोस्तों। पारिस्थितिकी का यह मूल सिद्धांत है। क्या दोस्तों? पारिस्थितिकी का यह मूल सिद्धांत है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो जो कि उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे से। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विटामिन डी के बारे में सही है? क्या दोस्तों कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों नहीं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। इसकी कमी से रिकेटस होता है दोस्तों। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से कौन सी होता है दोस्तों? रिकेटस। यह केवल फलों से मिलता है दोस्तों? नहीं, यह सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है दोस्तों। इसका हड्डियों से कोई संबंध नहीं है, इसका हड्डियों से बहुत ही संबंध है दोस्तों। यह हड्डी को मजबूत बनाता है, यानी कि सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही है दोस्तों, विटामिन डी से संबंधित। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 का था दोस्तों कि कोशिका विभाजन, सॉरी यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। कोशिका विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला का दोस्तों माइटोसिस से दो समान सूत्री कोशिका बनती है। जी हाँ, माइटोसिस है जो कि इससे दो समान सूत्री कोशिकाएं बनते हैं। दूसरा कहता है कि माइटोसिस शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, माइटोसिस है जो कि शरीर के वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है दोस्तों। और कहता है कि माइटोसिस के बाद गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जी हाँ दोस्तों, माइटोसिस के बाद गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? तो दोस्तों आरबीसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है दोस्तों? नहीं दोस्तों, आरबीसी है जो कि ऑक्सीजन वाहक है दोस्तों, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी है जो कि शरीर की रक्षा करता है दोस्तों। जी हाँ, डब्ल्यूबीसी है जो कि शरीर को रक्षा करता है दोस्तों। प्लेटलेट्स है जो कि यह है जो कि रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण है दोस्तों। और प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त को रंग प्रदान करने में सहायता दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 का था दोस्तों मानव श्वसन तंत्र के संबंध में सही कथन चुनिए। क्या दोस्तों कि मानव श्वसन तंत्र के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो चुनिए दोस्तों इसका सही कथन आप लोग और कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों कहता है कि गैसों का आदान प्रदान ट्रेकिया में होता है। नहीं दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान ट्रेकिया में नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान एलिवियोली में होता है दोस्तों। एलिवियोली में होता है दोस्तों। जी हाँ, एलिवियोली में होता है। एलिवियोली है जो कि फेफड़ों की सूक्ष्म वायु थैलियाँ हैं। क्या दोस्तों? सूक्ष्म वायु थैलियाँ हैं जो कि निम्न वायु थैलियाँ हैं दोस्तों। यहीं ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है दोस्तों। इनकी दीवारें बहुत ही पतली है दोस्तों। क्या? इनकी दीवारें बहुत पतली होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 के। आइए देखो प्रश्न संख्या 24 को। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा जय हिंद, और हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो कहता है प्रश्न संख्या 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? क्या दोस्तों? वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो बात करें मलेरिया के, तो मलेरिया है जो कि क्या दोस्तों? मलेरिया है जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है दोस्तों, जो कि वायरस के कारण नहीं है। तपेदिक यानी टीबी के बारे में बात करें दोस्तों तो जी हाँ, यह टीबी है जो कि किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण, यानी कि यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। माफ करिएगा, तपेदिक है जो कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और बात करें दोस्तों पोलियो को, तो पोलियो है जो कि पोलियो वायरस से होता है। क्या दोस्तों? पोलियो है जो कि पोलियो वायरस से होता है दोस्तों। तो दोस्तों और बात करें हैजा के बारे में, तो हैजा है जो कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो है जो कि वायरस के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। और हैजा तपेदिक है जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला दोस्तों रोग है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कौन कौन होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो प्रश्न संख्या 26 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? क्या दोस्तों? कि मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों?
तो यह क्वेश्चन को हम लोग करा चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो वह होता है दोस्तों कि अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड दोस्तों। अगर थायराइड के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। क्या दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है दोस्तों। और दोस्तों यह शरीर के वृद्धि में चयापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों। यह शरीर में वृद्धि को, चयापचय को नियंत्रित करता है। और आयोडीन इसकी कार्य क्षमता के लिए आवश्यक है। क्या दोस्तों? आयोडीन है जो कि इसकी कार्य क्षमता के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। तो प्रश्न संख्या 27 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टीका के रूप में किया जाता है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टीका के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो बीसीजी है जो कि टीबी यानी टीबी के टीका के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। ओपीवी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह है जो कि पोलियो के टीका के लिए उपयोगी है दोस्तों। पोलियो के टीका के लिए, यानी कि यह है जो कि मलेरिया से यानी कि गलत संबंध बना है दोस्तों। और डीपीटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह काली खांसी से। क्या दोस्तों? काली खांसी या टिटनेस, किससे? काली खांसी या टिटनेस से संबंधित है दोस्तों। और एमएमआर के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह खसरा, मम्प्स और रूबेला के लिए उपयोगी है दोस्तों। बीसीजी टीका जो कि तपेदिक के लिए, यानी कि यह बिल्कुल राइट दिया है दोस्तों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 का था दोस्तों कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। क्या दोस्तों? कि मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है दोस्तों, तो वह होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में मानव के शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। इस प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या दोस्तों? जब फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। क्या दोस्तों? जाइगोट का निर्माण होता है। और दोस्तों फिर भ्रूण में जाइगोट का विकास होता है। क्या दोस्तों? भ्रूण में जाइगोट का विकास होता है। भ्रूण में जाइगोट का विकास होता है दोस्तों, यानी कि गर्भाशय में। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यानी जाइगोट का। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। 29 कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या दोस्तों? ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था जो जीवों या उनके भागों का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद बनाने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। देखते प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो डीएनए में यूरिसेला पाया जाता है। नहीं दोस्तों, आरएनए में यूरिसेला पाया जाता है। क्या दोस्तों? आरएनए में यूरिसेला पाया जाता है। आरएनए में थायमिन पाया जाता है। नहीं दोस्तों, आरएनए जो कि आरएनए में यूरिसेला पाया जाता है दोस्तों। और डीएनए में थायमिन तथा आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए में थायमिन तथा आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। प्रश्न संख्या 31 का था दोस्तों कि विकासवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दोस्तों? कि विकासवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो यह दोस्तों कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। जी दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे डार्विन ने। कौन थे? डार्विन ने। इससे योग्यतम की उत्तर जीविता से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता से जोड़ा जाता है। यह सिद्धांत जीवों के समय के साथ परिवर्तन में बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्तों कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपघट्य का कार्य क्या है। क्या दोस्तों? कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपघट्य का कार्य क्या है दोस्तों? तो बात करें अपघट्य का क्या कार्य है दोस्तों? तो अपघट्य जो होता है मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं दोस्तों। वे पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिलाते हैं दोस्तों। इससे पोषक चक्र चलता है। क्या चलता है? इससे पोषक चक्र चलता है दोस्तों। पोषक चक्र चलता है दोस्तों। अगर बात करें अपघट्य के बारे में दोस्तों, तो फफूंद और बैक्टीरिया प्रमुख अपघट्य हैं दोस्तों। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मृत जीवों का विघटन या विघटित करना। क्या दोस्तों? विघटन या विघटित करना, यानी कि उसको खा जाना। तो दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। तो प्रश्न संख्या 33 कहता है दोस्तों कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन है जो कि फ्लोएम द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को।
तो 34 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला है दोस्तों। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला कौन सा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों तपेदिक। क्या है दोस्तों, तपेदिक है, जो कि बैक्टीरिया नहीं जीवाणु के कारण होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हम लोग बता चुके दोस्तों। तो आपको रिवीजन भी हो जा रहा है दोस्तों, पीछे जो प्रश्न पढ़े हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो होता है दोस्तों कि जो कि ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न संख्या 37 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है दोस्तों। तो वह दोस्तों प्लेटलेटस है, जो कि मानव के शरीर में रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। इनका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। यह बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम वीडियो को फास्ट चला रहे हैं दोस्तों, सॉरी क्लास को फास्ट ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। तो वह दोस्तों विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 को। आइए देखते प्रश्न संख्या 39 को। तो प्रश्न संख्या 39 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका सही सुमेलित आप लोग कॉपी पर लिख के कीजिए दोस्तों कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। तो है दोस्तों कि मलेरिया वायरस के कारण होता है। नहीं दोस्तों, डेंगू है जो कि एडिज मच्छर के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू है जो कि एडिज के कारण होता है, और वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों। इसका वाहक एडिज मच्छर होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। क्या दोस्तों, प्लाज्मोडियम से होता है। टीबी है जो कि बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। और हैजा के बारे में बात करें तो वो भी है जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है दोस्तों। तो यह भी बहुत बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो डेंगू है जो कि एडिज मच्छर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो 40 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेंडल के जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहता है। डार्विन को कोशिका का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों कि जय हिंद, और लिखिएगा दोस्तों कि क्लास बहुत ही अच्छा था सर। तो दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो है दोस्तों ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। इसने यानी कि मेंडल जी ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था दोस्तों। उन्होंने वंशागति के नियम भी बताए थे, और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।